बुला के अगर वहाँ उसमें होगा क्या नालसा में? नालसा में क्या होता है कि एक दोनों पार्टियों को जब किसी झगड़े इतने बढ़ जाते हैं, कोर्ट तक आ जाते हैं, तो दोनों पार्टियों को बिठा के समझाइश की जाती है। समझाइश में क्या होता है कि कुछ तुम उसकी बातें मानो, कुछ वो तुम्हारी बातें मानो, बीच का एक रास्ता निकल जाता है। गाली दी, मेरे पे झगड़ा कर उतारोगे, हाथ उठाया, पहले इन्होंने करी हुजूर। नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जैसे ही फैमिली कोर्ट जाता है, वो फैमिली जज कॉल करता है पार्टीज को एंड ही आस्क्ड द कॉन्सिलिएटर टू फर्स्ट इंटरवीन बिकॉज मैटर स्टिल हैज नॉट स्टार्टेड. देयर डिफरेंस इज ब्रॉट टू कॉन्सिलिएटर्स टू सेटल डाउन. इफ कॉन्सिलिएटर इज एबल टू सेटल डाउन द डिफरेंस, फेयरली गुड. इफ नॉट, मैटर स्टार्ट्स इन द फैमिली कोर्ट. In the meanwhile, the adjudicatory mechanism goes on. He call upon the mediators to intervene sometime and see that parties settle to the issue. ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग आराम से अपनी बात को कर सकते हैं. यहाँ की कोई भी बात बाहर नहीं जाती, किसी को भी नहीं बताई जाती है, ना ही कोई एविडेंस यहाँ पे कलेक्ट होती है कि आपने जो बोला मैंने नोट डाउन करके कोर्ट में भिजवा दिया. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप लोगों के बीच में जो राजीनामा होगा वही कोर्ट में जाएगा और कोई बातें नहीं जाती. और जब बीच बिचाव की बात हुई, रास्ता निकालने की बात हुई, दोनों पक्षों को खुलकर एक दूसरे की अपेक्षाओं की चर्चा हुई, तो धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा, रास्ते खुलने लगे. ये मुस्कुरा के आइए, इनको भी हंसी आ गई. कुछ कदम कृष्णा चली, कुछ सत्येंद्र बढ़े और बंधन फिर से मजबूत हो गए. विधिक सेवा की मदद से सालों के मुकदमेबाजी और कटुता से छुटकारा मिला. अब तो हम चारों एकदम सही रहते हैं, खुश रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में. उन्होंने जो मुझसे मांगा मैं उनको वो दूंगी, जो वो मुझसे चाहते हैं मैं उनको वैसे खुश रखूंगी. आज हम एक हैं और साथ हैं और हमारा परिवार बहुत खुश है. कैसे मालूम है, ज़िंदगी में बहुत बुरा टाइम आया था जिसकी वजह से हम दोनों एक अलग होने की कतार पे आ गए थे, जिसका मैंने सोचा भी नहीं था कि हम एक हो सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं. नालसा के जयपुर महाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद. एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है. एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है. नालसा, न्याय सबके लिए. राजस्थान, रंगों का राजस्थान. गीत, संगीत, नृत्य, कला, चटकदार पकवान का राजस्थान. वीरों की भूमि, वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान. कथा, कहानी, किस्सा गोई से भरे राजस्थान में समय रुक सा गया है. राजस्थान की पहाड़ियों के बीच बसा एक अलग थलग सा गांव सराडा, जहां पढ़ने लिखने, कुछ सीखने की उम्र में छोटी सी सरिता को ब्याहा जा रहा है. ओम या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपे संस्थः. उज्जवल भविष्य की कल्पना वाली सरिता की शादी इसीलिए की जा रही है कि पिता कांतिलाल पर समाज का दबाव है. संयोग से विधिक सेवा के स्वयं सेवकों को इस विवाह की भनक लगी और उन्होंने कानून का सहारा लिया. शादी नहीं हो सकती है, बाल विवाह है और बाल विवाह नहीं कर सकते हो. इस विवाह को रोका गया. अधिकारी, पुलिस सब ने मिलकर गांव, परिवार, समाज सबको इस प्रथा के दोष को बताया. सरिता के माँ बाप को स्थानीय थाने में भी बुलाया गया और इस विवाह के कानूनी जुर्म होने की जानकारी दी गई. सरिता के बापू ने अपनी मजबूरी बताई, मगर सरिता का जीवन नष्ट हो जाएगा इस बात को भी समझा. बाल विवाह कराने से क्या बच्चे की सारी शारीरिक शिक्षा, मानसिक तौर से सारी अपने को कमजोरी आगे नजर आएगी. उससे क्या पूरी जिंदगी एक बर्बादी की ओर जाएगी और बच्ची का भविष्य खराब करके अपन बैठ जाएंगे.
तो ये जागरूकता पैदा करना सबसे इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी हो जाती है नालसा की और हर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की। और राजस्थान में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां इसका प्रचलन कुछ ज़्यादा ही है। तो उन 16 डिस्ट्रिक्टों में कुछ खास ध्यान दिया जा रहा है और जो जज, हाईकोर्ट के जज साहब वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज, वो लोग भी वहाँ जाते हैं जब उस पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं ग्रास रूट्स पर लोगों को इसकी जागरूकता देना। जो आप द्वारा समझाया गया वो मैं समझ गया हूँ सर। नाबालिग का शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, अब भविष्य में भी नहीं होगी। अब बच्ची मेरी पढ़ रही है वाजिब, कोई किसी प्रकार का कोई उम्र से पहले जो 18 साल की उम्र पूरी नहीं होगी उसके पहले हम शादी नहीं कराएंगे। मैं अभी 12वीं में पढ़ रही हूँ, उसके बाद में मैं पूरी पढ़ाई करके फिर मैं पुलिस ही बनना चाहूँगी। पुलिस बन के मैं जो गलत काम होते होंगे उनको तो मैं तो सही करूँगी और जहाँ बाल विवाह होता होगा वहाँ पे मैं बाल विवाह रोकूंगी। समय के साथ इस विकृत प्रचलन में असमय विवाह करके बेटी को यह समझाया जाता है कि अब वो अर्थी उठने तक उसी का घर है। ये तब की बात थी, पर आज सरिता जैसी तीव्र बुद्धि लड़की पढ़ लिख कर अपना ही नहीं अपने छोटे भाई बहनों का भी भविष्य बनाना चाहती है। मजलूमों को न्याय मिलेगा, अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है। उम्मीदों के इस गुलसितां पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। नालसा, न्याय सबके लिए। ये कहानी है झारखंड के गुमला जिले के एक गांव सोसो में रहने वाले 3 अनाथ भाई बहनों की। एक रात गांव के कुछ लोगों ने आपसी दुश्मनी के कारण इन तीनों बच्चों के माता पिता की नृशंस हत्या कर दी, जिनकी चीखें इन तीनों ने घर के एक कोने में दुबक कर सुनी। उन्हें यह पता नहीं था कि अगली सुबह उनके माता पिता का साया उनके सिर पर से उठ चुका होगा। माता पिता की मृत्यु के बाद इन तीनों बच्चों का अपने एकमात्र रिश्तेदार अपने सौतेले भाई के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। सौतेला भाई एक रिक्शा चालक था जिसके खुद के 4 बच्चे थे। बच्चा सबको हम लोग पालने नहीं सके, हम अपना को देखेंगे कि किसका बच्चा को देखेंगे। रिक्शा चलाना ज़्यादा मतलब उतना तो परिवार को संभालने को नहीं सकेंगे, हम लोग स्कूल में जिम्मेदारी दी। जब झारखंड विधिक सहायता केंद्र के स्वयं सेवक को इनका पता चला तो उसने सोसो गांव जाकर इन बच्चों को बताया कि मुश्किल समय में सरकार तत्काल अंतरिम आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। इस हत्याकांड में पीड़ित ये बच्चे थे जो कि अब बेघर और अनाथ हो चुके थे। बड़े बच्चे थे, जग्गू मादी, उनका उम्र थे 11 वर्ष और वो 7 कक्षा में पढ़ता है। और रीना कुमारी थी, उनका उम्र थी 9 वर्ष और 5 कक्षा में पढ़ती है। उनसे छोटा बच्चा था अनुज महली का उम्र 7 वर्ष था और 2 कक्षा में पढ़ता है। माँ बाप के बनने के बाद जो है कोई उनके परिवार में कोई और उनके लोग देखभाल करने के लिए है या नहीं है? हाँ, सौतेले भाई कि यहाँ अभी पालन पोषण भी कर रहे हैं। हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट किया सरकार को, हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के साथ 1, 2, 3 मीटिंग चलती रही एंड स्टेट ऑफ झारखंड हैज़ एडोप्टेड ऑल द 3 चिल्ड्रन, देयर लॉजिंग एंड बोर्डिंग, रहने का, खाने पीने का, कपड़े का सब अब सरकार पैसे देंगी एंड स्कूल्स में दाखिला करवा दिया सरकार के पैसे से। एंड ये बच्चों को हमने कॉम्पेंसेशन भी 2 लाख का दिया। जब आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो जाएगी बेटा
तब वो पैसे आप लोगों को दिए जाएंगे। और उसकी ओरिजिनल कॉपी वहीं पे गुमला कोर्ट में रखी हुई है बेटा आपकी। और आपका एडमिशन कस्तूरबा विद्यालय में हुआ है ना बेटा, और आप दोनों का विकास विद्यालय में, जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कूल है बेटा। तो खूब अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, हम लोग आपके साथ हैं। यहाँ झालसा आपके साथ है, वहाँ की जिला जो विधिक सेवा प्राधिकरण है वो आपके साथ है गुमला में। कोई भी परेशानी होगी तो आप बेटा हमें बताना। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। आज आपकी क्लास में आपकी एक नई दोस्त आई है, ठीक है? इनका नाम है रीना कुमारी। क्या नाम है? रीना कुमारी। ये आज से आपके साथ ही क्लास करेंगी। इनके लिए दोस्ती इनसे अच्छे से करना है, सबको ही साथ देंगे पढ़ाई में, ठीक है? बैठ जाइए, जाइए आप। पादप अर्थात की पौधे। इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा, ईश्वर अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर अल्लाह। इनके माँ बाप की कमी तो शायद कभी पूरी ना हो, लेकिन झालसा की मदद से इन्हें आसरा, प्रेम और भविष्य संवारने की ताकत तो मिल ही रही है। पढ़ को हम लोग पुलिस का नौकरी करेंगे, फिर मेरा बहन लोग भी करेगा अपना नौकरी, फिर इसका शादी उदी भी करवा देंगे, पढ़ेगा तो। फिर हम लोग मेरा भाई को भी देखेंगे, हम ही देखेंगे। उम्मीदों के इस गुलसिता पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। नालसा, न्याय सबके लिए। झारखंड अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। 28% आबादी आदिवासियों की है, जो कि दुरूह जंगल में बसे गांवों में रहते हैं। भौगोलिक स्थिति के कारण अवसर की भी कमी का सामना करने वाले ये लोग शहर जाकर कमाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये कहानी खूंटी जिला के कर्रा गांव की एक बेटी की है। सुनीता करकट्टा अपने पिता के असमय मृत्यु के बाद बीमार मां और खुद के जीवन यापन के लिए रांची शहर में काम करने लगी थी। वो करीब साल भर पहले सुनीता के साथ एक हादसा हो गया। आज अपने ऊपर चल रहे मुकदमे की सुनवाई करके घर लौट रही है। और हम शौचालय के लिए गए हुए थे भोरे 4 बजे, और वहाँ से वापस आके देखे तो मेरे कमरे में वो घुसे हुए थे, और हम उनको बोले कि अभी कहाँ से आ रहे हो। इतना ही बोलते वक्त ने मेरा कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिए और मेरे मुंह को शॉल से ढक दिए, और मुझे मेरे बिस्तर में ही पटक दिए, और ज़बरदस्ती जब बलात्कार करना शुरू कर दिया तो मैं छटपटाने लगी, और मेरे हाथ में उसी समय में हथौड़ा आ गई। डंडा के जैसा दिखा तो हम डंडा है बोल के खींचे, तो वो डंडा नहीं था। मैं डिप्रेशन में थी, और मैं अपने बचाव के लिए मैं उसको चला दी थी। मैं उसको जानबूझ के कुछ भी नहीं की थी, और मैं ही वहाँ सस्पेंड की थी थाना में, और हमको थाना वाला लोग हत्या के अपराध में मुझे जेल भेज दिए गए।